वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। तो ये क्वेश्चन है PYQ क्वेश्चन 2021 में पूछे हुए सवाल को लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ना नेगेटिव वर्ड को हटा देंगे तो हम लोग का ऑप्शन ना बहुत ही इजी वे से हम लोग बना सकते हैं। अगर ऑप्शन को हटा देंगे तो जो नेगेटिव ऑप्शन है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में एक नेगेटिव वर्ड जो दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे क्या है, मानकीकृत। तो मानकीकृत सभी सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखो मानकीकृत नेगेटिव है तो ये ऑप्शन हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो नकारात्मक को मजबूत करे तो और भी ये बात गलत बोल दिया तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, मतलब बातचीत ही नहीं करनी चाहिए, तो ये भी बात गलत है। विविध विन्यासों से उदाहरण लेनी चाहिए, बात ये सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पे अब ध्यान से देख सकते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, किस प्रकार। तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर या फिर विद्यार्थी में डर की भावना पैदा कर। तो डर वाला जो बात है ना वो नेगेटिव वर्ड है। लगातार अभ्यास, मतलब लगातार किसी चीज़ को अभ्यास करना, ये भी नेगेटिव बात है। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया, मतलब एक अटल प्रक्रिया नहीं होना चाहिए, ये भी नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग पहले नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को अगर ध्यान से अगर पढ़ लीजिएगा, अगर आप पहचानने आ गया तो आप लोग ईजी वे से ऑप्शन को छांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है, 3 है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो बताइए क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए, बताइए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर पढ़ोगे, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये अच्छा बात है, करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना, देखो जटिल संरचना नहीं करना चाहिए, ये बात ना गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है, 4 है। जैसे सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो बताइए अति सक्रियता या फिर असतर्कता या फिर कम परिज्ञानता या फिर अपसारी चिंतन। देखो यहाँ जो है ना प्रमुख लक्षण क्या है, तो सृजनात्मक। देखो अपसारी जो है ना, अपसारी इतना पॉजिटिव वर्ड है कि एक जो क्वेश्चन होता है ना उसका बहुत सारे आंसर मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी बोलता है। उसी के तरह एक और ऑप्शन आता है अभिसारी। जो अभिसारी क्या होता है, जितना भी ये हो मतलब एक ही पॉइंट में जाके वो खत्म हो जाता है, सीमित हो जाता है। तो अभिसारी नेगेटिव वर्ड है, वो अपसारी जो होता है ना पॉजिटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है, 5 है। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो सबसे प्रभावशाली जो माध्यम पूछा है कौन सा है, तो बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। बोलो बिना विश्लेषण के अवलोकन करना चाहिए, होगा ही नहीं। अनुकरण मतलब नकल और दोहराना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, ये नेगेटिव वर्ड है। उसके बाद संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, देखो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन है। संकल्पनाओं के बीच ना संबंध खोजना सबसे अच्छा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का जो है ना पेपर में पूछा भी हुआ है, तो ये ऑप्शन, ये जो सॉरी परीक्षा लिया था 31/1/2021 का पेपर है, ये 31/1/2021 का। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि देखो ऑप्शन दूसरा पेज में है। देखो इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। क्या ये बात सही होगा। उसके नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, देखो अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, ये भी बात गलत है। देखो पहला वाला भी है, अलग कर देना, ये भी गलत है। त्रुटियों को शोधन पर निर्भर करता है केवल, ये भी बात गलत है। यहाँ पे इसके आधार पर वह दंड की यात्रा निर्धारित कर सकती है, ये भी बात गलत है। दंड करना ही नहीं चाहिए बच्चों को। तो त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, यही बात सही है। ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। अधिगम की अभिप्रेरणा, यहाँ पे अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो बताओ, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर या फिर यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, या बच्चों को दंड देकर याद करने पर, ये भी नेगेटिव है। बच्चे को दंड देकर, ये भी नेगेटिव है। तो 7 का जो ऑप्शन है यहाँ पे बहुत आसान क्रियाकलाप ना नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा सृजनात्मक होना चाहिए। तो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्मिंदगी, यहाँ पे दिया है शर्मिंदगी। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत कम है ना, बहुत प्रभावशाली है। और दूसरा है के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए या फिर
का संज्ञान से कोई संबंधित नहीं है, मतलब यहाँ डैश में भरा जाएगा। तो का संज्ञान मतलब है ना शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा 8 का। तो ये जो है ना शर्मिंदगी क्या होता है कि अगर शर्मिंदगी करोगे तो शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगर शर्मिंदगी करोगे तो नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही ना, पड़ सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितने 9 है। अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं। पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं, ये नेगेटिव बात है। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी नेगेटिव बात है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क को मतलब बड़े अपने से बड़े बच्चों पर निर्भर रहते हैं, तो ये भी बात गलत है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है 10 है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, असफलता अनियंत्रित है, या फिर योग्यता सुसाध्य है, या फिर योग्यता अटल है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा 10 का। तो 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सी हो जाएगा, योग्यता सुधारिए। क्या हो जाएगा? योग्यता सुधारिए है। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो बताइए कौन सा होगा। तो इसको पढ़ोगे ना, बारंबार परीक्षा, ये नेगेटिव वर्ड है जाएगा। अन्वेषण और संवाद, यही सही है। अन्वेषण एंड संवाद मतलब खोज, और संवाद मतलब बातचीत होता है, अन्वेषण मतलब खोज होता है। प्रतिस्पर्धा मतलब एक दूसरे से कंपेयर करना होता है। पाठ्य पुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन हमने यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब कठिनाई कब होगी? जब क्या होगा? अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तो थोड़ी होगा, या फिर विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रयुक्त किया गया हो, ये भी बात सही है, या फिर सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, या फिर यहाँ पे क्या वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जब क्या होगा सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो बताइए संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, या फिर कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, या उच्च उत्तेजना या फिर उच्च भय, या फिर निम्न उत्तेजना या भय उच्च भय। तो बताइए कौन सा आंसर होगा 13 का। तो 13 का जो होगा ना संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? ना आनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर। दूसरा है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, या फिर केवल आनुवांशिकता पर, या फिर केवल पर्यावरण पर। तो बताइए 14 का कौन सा आंसर होगा। तो 14 का जो आंसर होगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, याद रखना, ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बात करती है। तो यहाँ पे स्वयं से बात जो करना है ना, जहाँ पे देखना कि स्वयं से बात कर रही है, या फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा स्वयं से बात करना, तो याद रखना इस पॉइंट को, क्या रखना है कि यहाँ पे जो है ना सौते नियमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौते नियमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए? विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, या फिर पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, या विद्यार्थी को नामांकित करना। तो नामांकित गलत हो जाएगा यहाँ पे। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, ये भी नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समूह के आधार पर आप फिर विभाजित करोगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। पुरस्कार वितरण, ये भी बात नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है 17, थोड़ा सा स्पीड में लेते हैं। जैसे एक गतिविधियों के दौरान छात्र को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे, जैसे संकेत और इशारे, अब देखो यहाँ पे मेन पॉइंट इसी को देखना, संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेबागोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना क्या छात्रों में प्रतिहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, या फिर बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, या फिर अधिगम के लिए पार, देखो यहाँ पे है ना पार, जहाँ पे इशारा और संकेत देखो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए पार, अगर आ गया ऑप्शन तो और कौन सा होगा आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है 18 है। देखो एक खेल
क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ठीक है, ये देखकर उसके माता पिता कहा लड़कियों की तरह देखो। अब देखो इसमें देखना है क्या, इस पॉइंट में क्या देखना है कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं, है ना। पिता का ये कथन क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। आप देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है जेंडर रूढ़िवादिता, या उसकी जगह दूसरा भी ऑप्शन। तो ऑप्शन अब देखिए जैसे लैंगिक भेदभाव को कम करता है, कम थोड़ी करता है, यहाँ पे कम की तो कोई बात नहीं। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ये भी बढ़ावा नहीं देता। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता, बात सही है, ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करनी चाहिए या विद्यार्थियों को उनके एकाडमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना, ये बात एकदम गलत है। या फिर अध्यापक को अटल 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 यहाँ पे देख रहे हो अटल पाठ्यक्रम, तो ये पे भी नेगेटिव बात हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा करना यहाँ पे नेगेटिव बात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लॉरेंज कोलबर्ट के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं। ठीक है, तो नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। तो ये बताइए, देखो एक परंपरागत है, उत्तर परंपरागत है, पूर्व। देखो इसको याद रखना, ये अमूर्त सक्रियात्मक ये तो होगा नहीं, ये जीन प्याजे साहब का है। तो उत्तर परंपरागत, यहाँ पे एक है परंपरागत, ये परंपरागत, ये पूर्व परंपरागत है, ये उत्तर परंपरागत है। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। समकक्षीय सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का द्वितीयक। देखो परिवार ना प्राथमिक होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक। परिवार देखो ना प्रथम में आ जाएगा, तो ये भी गलत, ये भी ऑप्शन गलत है। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, किस पे जोर देता है। तो बताइए बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर जोर देता है। तो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं पर, याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पे ना परिकल्पित निगमनात्मक सोच जो होता है ये अमूर्त में होता है, तो अमूर्त में ये ऑप्शन होगा नहीं। तो बताइए कौन सा आंसर होगा 23 का। दूसरा पढ़ोगे, संरचन और संदर्भ के कर्म करने की क्षमता, तो ये होता है मूर्त में, ये भी नहीं होगा। अमूर्त सोच ये भी हो जाएगा। अमूर्त सोच किसमें आ जाएगा, ये दोनों एक ही ऑप्शन का, ए और सी एक ही ऑप्शन में आ जाएगा। विचार है ना, सोच में केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो देखो यहाँ पे केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, तो ये बात गलत है। विकास बहुआयामी होता है देखो विकास बहुआयामी होता है, ये बात तो सही है, बट अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान नहीं होती सभी के लिए। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, विकास बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 है, लेबागोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया डैश के महत्व पर जोर देता है। तो याद रखना संस्कृति उपकरणों पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 25 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो बताइए किसके रूप में वर्णित करते हैं। 26 का आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर होगा स्कीमा बोलो या फिर मनोबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में डैश है ना पर जोर होना चाहिए। तो सामाजिक में किस पर जोर होना चाहिए। तो सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलगाव नहीं करना चाहिए, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। हर बच्चों के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है दिव्यांगजन, देखो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। बताइए कौन सा उपयुक्त है। तो इसका जो प्रयोग है ना, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। बताइए किस क्रम में होता है 29 का। तो यहाँ पे प्रयोग है संवेदी, पहले संवेदी होगा फिर मूर्त होगा, पहले संवेदी फिर मूर्त फिर अमूर्त। ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए। तो किस प्रकार देखना चाहिए, आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा HW में। और आप लोग का 30 में से कितना आया ये भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। देखो 30 का आप लोग आंसर बताइएगा और बाकी इसका जवाब दीजिएगा। बाकी हम ऑप्शन पर देते हैं, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड क्या ये होना चाहिए 30 का, या फिर
अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, देखो यहाँ पे मापदंड है तो होगा नहीं, या अधिगम में बाधा या असफलता। आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। आप लोग को तो इतना हिंस दे दीजिए कि आप लोग बता ही सकते हैं उसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आप